नमस्कार। मैं संदीप सर। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा विवाद में रहा इतिहास में, वह है औरंगजेब की सत्ता प्राप्ति। इसे आप उत्तराधिकार संघर्ष के रूप में भी आप जानते हैं। कई इतिहासकारों ने इसे कई तरीके से रखा, लिखा और बताया। चलिए आज उसी का एक विश्लेषण करते हैं कि कहाँ तक औरंगजेब सत्ता प्राप्ति के बदनाम शासक के व्यक्तित्व से प्रेरित था, या एक कहा जाए व्यवस्था में लिया गया कदम था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। कहानी के रूप में आज हम देखेंगे इस चीजों को। जैसा कि आपको पता है कि शाहजहां के 4 पुत्र थे: शाह दारा शिकोह, मुराद, बख्श और औरंगजेब। माना जाता है कि इन चारों पुत्रों में प्रशासन के गुण भरे हुए थे, क्योंकि शाह बंगाल का सूबेदार था, अच्छा काम कर रहा। मालवा और गुजरात का मुराद था, वह भी अच्छा काम कर रहा था। औरंगजेब को 1636 में दक्कन की सूबेदारी दी गई। हाँ, दक्कन की सूबेदारी औरंगजेब को जो मिली, वह एक पनिशमेंट के रूप में ज्यादा था, क्योंकि उसे अफगान विद्रोह हुआ था शाहजहां के काल में। अफगानिस्तान में जो विद्रोह हुआ उसे दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन वह विफल रहा। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान कई बार भारत का भाग बना और कई बार भारत से अलग भी हुआ। अकबर ने बाकायदा अफगानिस्तान को एक प्रांत बनाया। अपनी सौतेली बहन को उन्होंने वहां प्रशासक नियुक्त भी किया, लेकिन शाहजहां के काल में आकर वहां विद्रोह हुआ और औरंगजेब वह 17 साल का था। उसे भेज दिया गया काबुल और कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वह विफल रहा। दरबार में आने के बाद बादशाह बहुत प्रसन्न नहीं हुए, यानी शाहजहां, और उन्होंने उन्हें दक्कन भेज दिया। उन दिनों वैसे भी आपको पता होगा कि जब बादशाह नाराज होते थे तो या तो वह बंगाल भेज देते थे अपने लोगों को जिनसे वो नाराज होते हैं, या तो दक्कन, क्योंकि माना जाता है कि यह दोनों ही कांटों भरा हुआ सेज था और दिल्ली से भी दूर। चलिए जो भी था, और औरंगजेब ने वहां बहुत अच्छे कार्य किए। अब आइए दारा पर। दारा भी मुख्यतः कहा जाए तो वह भी अच्छे प्रशासक के गुण को लिए हुए था, और उसे पहले तो इलाहाबाद की जमींदारी दी जाती है और फिर वह लाहौर का सूबेदार बनता। लेकिन ज्यादातर समय वह अपने पिता के साथ में दरबार में वहीं पर वह रह रहा है और कामकाज कर रहा है। और कहीं ना कहीं यही बात और भाइयों को पसंद नहीं आ रही, और भाइयों की नजर में वह एक ईर्ष्या का पात्र बनता जा रहा है, और पिता के करीब रहते हुए वह कृपा पात्र बनता जा रहा था। संदेह वहीं से बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच, बाकी 3 भाइयों के बीच, यानी शाह सुजा, मुराद और औरंगजेब। ये लोग आपस में गठबंधन करने का प्रयास भी कर रहे थे। जैसे शाह सुजा ने अपनी बेटी का विवाह औरंगजेब के पुत्र से किया, ताकि आगे चलकर मामला सही बैठ जाए। वैसे भी आपको पता ही है कि इस्लाम में उत्तराधिकार का युद्ध कोई वर्णित नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं। तलवार की ताकत ही उत्तराधिकारी का निर्णय करती। हिंदुओं में भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, शुरुआत में कहा गया कि ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा कि तलवार ने ही निर्णय लिया कौन उत्तराधिकारी होगा और कौन नहीं होगा। इस्लाम भी ऐसा ही। वैसे भी जैसा कि मैंने कहा कि दारा सबके ईर्ष्या का पात्र बनता जा रहा था। सुल्तान बादशाह का करीबी यानी शाहजहां का करीबी बनता जा रहा था।
वर्ष है 1654 का। शाहजहां ने उसे सुल्तान बुलंद की उपाधि दे दी और बाकायदा अपने मुलाजिमों से कहा कि आप उसकी बात को पूरा मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि मानो वह बादशाह का ही दिया हुआ हुक्म। तो दूरियां लोगों के बीच बढ़ रही है और कुछ लोग दूर हो रहे हैं और कुछ यानी दारा सिकों नजदीक हो रहे हैं। वैसे भी 1657 का वर्ष था। पता चला शाहजहां पुत्र क्षय के रोग से ग्रसित हो गए और कहा गया कि वो मर गए हैं और दारा बन गया है बादशाह। और अब जो बात दबी हुई थी वह उजागर होने लगी और लोग धीरे धीरे अब तीनों भाई आगरा और दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दारा न बन जाए बादशाह। चाहत सब में है, यहां पर कोई एक नहीं है जो चाहता हो औरंगजेब का बन जाए। औरंगजेब चाहता है वह बन जाए, शाह सुजा चाह रहे हैं वह बन जाए, मुराद चाह रहे हैं वह बन जाए। और दारा तो आपको पता ही है कृपा पात्र है। वैसे भी शाहजहां ने, आप जान लें इस बात को, कि दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नामजद कर दिया था। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा बादशाह होगा, मुगल बादशाह, जिसके शासनकाल में जीवित रहते हुए 4 बेटों ने उत्तराधिकार युद्ध की। अंत बड़ा भयावह हुआ, जैसा हम आगे देखेंगे। एक बात यह भी जाने की दूरियां बहुत बढ़ी भाइयों के बीच, खासकर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह माना जाता है कि बहुत उदारवादी व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद भी किया था फारसी भाषा में, जिसको सिर अकबरी के नाम से आप जानते हैं। एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, उदारवादी, सभी धर्म को साथ लेकर चलने। लेकिन नियति और भाग्य को कुछ और मंजूर। जहां औरंगजेब दारा को कहता था कि तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, काफिर हो, वहीं दारा औरंगजेब को कहता है कि तुम तो पाखंडी हो, कट्टर मुसलमान की छवि केवल दिखावा का है। दूरियां देखिए कैसे बढ़ता है। जब दक्कन की सूबेदारी 1636 में औरंगजेब को दी गई तो कुछ दिनों के बाद दारा के प्रभाव में ही, माना जाता है पहले तो दारा के प्रभाव में ही दक्कन की सूबेदारी दी गई ताकि औरंगजेब दिल्ली से दूर हो जाए, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, सतीश चंद्रा। फिर दक्कन में ही औरंगजेब की जागीर को भी पहुंचा दिया गया। दक्कन कांटों भरा हुआ शेष था, वहां पर रेवेन्यू यानी राजस्व का स्रोत बहुत कम था। औरंगजेब ने कई बार कहा कि यहां पर उसे खर्च पूरा नहीं कर पा रहा है, सारा ही खर्चों, जितने भी खर्च हैं उसको वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है, कुछ और भी चाहिए। इस पर दारा का उत्तर था, आप अपने राजस्व को बढ़ाएं। इसके लिए उसने प्रयास भी किया। औरंगजेब मुर्शिद कुली खां के साथ मिलकर के कृषि का विस्तार किया। दक्कन में कृषि विस्तार में मुर्शिद कुली खां, जो आगे चलकर बंगाल के नवाब भी बनेंगे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान भी। औरंगजेब के साथ मिलकर के उन्होंने दक्कन की कृषि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि शाहजहां ने औरंगजेब पर यह आरोप लगा दिया कि तुम मेरे मनपसंद बुरहानपुरी आम को दिल्ली नहीं पहुंचा रहे हो। बादशाह नाराज हो, छोटी सी बात थी। उसके बाद और देखें दूरियां कैसे और बढ़ी। जब रेवेन्यू कम होता है तो इंसान क्या करता है? दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने खर्चों को यानी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयास करता है। औरंगजेब ने पहले कृषि विस्तार तो किया, लेकिन जब उससे वह खर्च पूरा नहीं हो पाया, तब उसने दक्कन के 2 और जो ताकतवर स्टेट थे, में बीजापुर और गोलकुंडा था, उस पर भी आक्रमण किया। यहां पर आप यह बात ध्यान रखेंगे कि दक्कन में उन दिनों 3 सबसे बड़े स्वतंत्र राज्य थे, अहमदनगर, गोलकुंडा और बाकायदा बीजापुर। यहां पर आप इस बात को देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पता चलेगा कि यदि आप गौर करेंगे तो ये अहमदनगर था, इस साइड में गोलकुंडा है और यहां पर बीजापुर था। माना जाता है कि अहमदनगर मुगल का प्रांत बन चुका था शाहजहां के काल में। यानी स्वतंत्र राज्य जो दक्कन के थे
उसमें से पहला राज्य अहमदनगर वो पूर्णतः मुगलों का प्रांत बन चुका था शाहजहां के काल में, लेकिन बाकी बच गए दो। अब चूंकि दक्कन का सूबेदार औरंगजेब थे, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण की योजना बनाई, यानी बीजापुर और गोलकुंडा, और लगभग दोनों को जीत लिया। लेकिन बीच ही में, इन बिटवीन द वॉर, क्या हुआ, शाहजहां ने इन दोनों राज्यों से यानी गोलकुंडा से और बीजापुर से संधि कर दी। औरंगजेब ने इसे धोखेबाजी माना और अब पेशेंस खत्म हो चुका है, धैर्य खत्म हो चुका था औरंगजेब का भी। औरंगजेब के साथ सभी भाइयों को लग रहा था कि दारा ही अब सब कुछ हो चुका है और वो हम लोगों को दूर रखना चाहता। इसी का परिणाम था कि सभी दिल्ली और आगरा की ओर कूच किए और उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया शाहजहां के जीवित रहते। सबसे पहला हथौड़ा मारता है शाह सुजा। सबसे पहला उत्तराधिकार युद्ध, यह आप पर ध्यान रखेंगे, शाह सुजा ने शुरू किया। शाह सुजा बहादुरपुर की एक लड़ाई होती है जनवरी 1658 में। बहादुरपुर की लड़ाई होती है और यह बनारस के पास का क्षेत्र था। वाजी बात है, शाह सुजा कहां पर था, बंगाल में था, तो वो जाएगा आगे बनारस होते हुए। लेकिन शाही सेना सुलेमान सिको और जसवंत सिंह, इनके दोनों की लीडरशिप में था और इस युद्ध में कोई सुलेमान सिको दारा सिको का पुत्र था, हरा देता है शाह सुजा। फिर उसके बाद उत्तराधिकार युद्ध दूसरे नंबर पर पहुंचता है, जिस युद्ध में औरंगजेब और मुराद दोनों, यानी औरंगजेब और मुराद, यह दोनों लड़ लेते हैं मुगल आर्मी से, यानी कि शाही सेना से। और इस युद्ध का नाम था धर्मत की लड़ाई। उज्जैन के पास धर्मत पड़ता है। कुछ ही दिनों के बाद दोनों भाइयों की संयुक्त सेना ने मुगल आर्मी, जिसको लीड कर रहे थे जसवंत सिंह, उसे हरा देती। और हराने के बाद अब तीसरा युद्ध होता है, मई का महीना है, तीसरा युद्ध है, मई का महीना है 1658 और युद्ध का नाम है सामूगढ़। और इस युद्ध में दारा सिको अब सीधे सामने में आ जाता है मुगल आर्मी की तरफ से, यानी अब वह सीधा कमान अपने हाथ में ले लेता। इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा सिको को पराजित कर दिया और माना जाता है इसी युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कर दिया। याद रखें, एकमात्र मुगल बादशाह जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया वह औरंगजेब था, एक सामूगढ़ के युद्ध के बाद। अभी दूसरा और बताएंगे। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने एक चालाकी चलते हुए मुराद को भी मार दिया, यानी अब केवल औरंगजेब के सामने 2 बचे, दारा जो पराजित हो चुका था और एक शाह सुजा। उसके कुछ दिनों के बाद, इस घटना के कुछ दिनों के बाद खंजुआ की लड़ाई होती है और खंजुआ की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह सुजा को भी हरा दिया। खंजुआ, शाह सुजा और औरंगजेब के बीच औरंगजेब ने इसे हरा दिया और मार दिया, यानी अब केवल दारा बचा। यहां पर एक बात और भी जानना होगा, यानी सामूगढ़ की लड़ाई के बाद जब औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया और दारा हार गया, तो कई इतिहासकार ने कहा कि यह युद्ध उदारवाद और रूढ़िवाद के बीच का युद्ध। उदारवाद यानी दारा सिखों का उदारवाद और रूढ़िवाद, कट्टरवाद का मतलब औरंगजेब। लेकिन यह कहना बहुत सही नहीं होगा कि सामूगढ़ की लड़ाई एक रूढ़िवाद और कट्टरवाद के बीच की लड़ाई, क्योंकि सच्चाई यह है कि दारा सिखों के भी खेमे में बहुत सारे लोग हैं, चाहे वह राजपूत राजा हो, सरदार हो, वो भी थे, तो औरंगजेब के खेमे में भी थे राजपूत सरदार, बटे हुए थे। शिया भी, आपको पता होगा मुगल सुन्नी थे, शिया सरदार भी दोनों में बराबर बटे हुए। शाही परिवार भी दोनों भाइयों में बटा हुआ। आपको पता है कि औरंगजेब के 3 बहनें भी थी, जहान आरा, रोशन आरा
और गौहन आरा। जहान आरा जहां दारा शिकोह का साथ देती थी, वहीं रोशन आरा औरंगजेब का साथ देती थी और गौहन आरा मुराद का। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि चाहे वह 4 पुत्र हों या 3 बहनें हों, सभी एक ही संतान, एक ही गर्भ से उत्पन्न थे, वह थी मुमताज महल। चलिए आगे और बढ़ते हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये रूढ़िवादी और इसके बीच का युद्ध था, यानी कि उदारवाद। सच्चाई यह है कि औरंगजेब की जीत एक कुशल नेतृत्व को बताता था। दारा शिकोह उसके कंपेयर में उतना अच्छा नेतृत्व करता साबित शायद नहीं। दारा शिकोह धोखेबाजी का भी शिकार रहा। कई सरदारों ने उनके साथ धोखा भी किया। यह दारा शिकोह के व्यक्तित्व की कमी को बताता है। कई राजाओं को मिलाने में वह असमर्थ भी रहा। तामुगर की लड़ाई के बाद ही आपको पता होगा कि शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया और बाकी जिंदगी वह कैद ही रहे। औरंगजेब ने लेकिन शाहजहां को देख रेख के लिए जहानारा को अपॉइंट किया। बाकायदा जहानारा को उन्होंने फर्स्ट लेडी ऑफ द एम्पायर घोषित भी किया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि दारा अब भी बचा हुआ, वह घूम रहा है चारों तरफ, एक प्रयास कर रहा है कुछ राजपूत राजाओं को, कुछ अफगान राजाओं को मिला करके दोबारा से उस वैभव को प्राप्त करना, उस सत्ता को प्राप्त करना जिसने औरंगजेब ने तामुगढ़ में खत्म कर दी। अपने सपोर्ट के लिए पहले वह लाहौर जाता है, फिर सिंध जाता है, फिर गुजरात जाता है और अंततः मारवाड़ जाता है। मारवाड़ वह जसवंत सिंह के कहने पर जाता है, लेकिन उसे क्या पता था जसवंत सिंह उसके साथ धोखेबाजी करे। सच्चाई यह थी कि जसवंत सिंह तक पहुंचना यह औरंगजेब की एक महज चाल थी। जसवंत सिंह ने धोखा दिया और एक छोटी सी लड़ाई, देवराय की लड़ाई, अजमेर के आसपास पड़ता है। देवराय की लड़ाई बेसिकली यह हुआ था मार्च 1659 में। यह अंतिम लड़ाई थी जब दारा शिकोह पूर्णतः जसवंत सिंह के धोखे के कारण पराजित हुआ और इसके बाद वह वहां से बोलन दर्रे से होता हुआ अफगानिस्तान भागने लगा। लेकिन एक अफगान सरदार ने उसे पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया और औरंगजेब ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। माना जाता है कि इस घटना के बाद औरंगजेब ने उसके शव को दिल्ली की गलियों में घुमाया और यह कहा, यह काफिर का जनाजा है, ये झूठे मुसलमान का जनाजा। इतिहास में एक अध्याय की समाप्ति। दारा शिकोह यदि अगला बादशाह बनता तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन नियति और भाग्य यही था कि औरंगजेब भारत के बादशाह। इस घटना के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह के बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह को भी नहीं छोड़ा। सुलेमान शिकोह डरता हुआ गढ़वाल नरेश के यहाँ शरण लिया हुआ था। 2 साल तक उसने वहां शरण लिया औरंगजेब के डर के कारण। लेकिन अंतगतवा जैसा आप जानते हैं, औरंगजेब का प्रकोप किसी पर कम नहीं पड़ा। गढ़वाल नरेश ने अंतगतवा डर करके सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया और औरंगजेब ने उसे मार दिया। दारा शिकोह का एक दूसरा भाई भी है, बेटा भी, तिपहर शिकोह। माना जाता है औरंगजेब ने उसे पूरे मारने का प्लानिंग बना लिया था, लेकिन जहानारा के कहने पर अंतगतवा उसने तिपहर शिकोह को छोड़ दिया। आपने देखा, और बता दें आपको, देवराय की लड़ाई के बाद औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक भी किया। यहां पर यह बात ध्यान देना होगा, उत्तराधिकार युद्ध में आपने देखा 5 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खंजवा और फिर देवराय को ध्यान में रखिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी और कैसे उसकी धार्मिक नीतियों ने अंतगतवा उसे एक बदनाम शासक के रूप में स्थापित कर दिया। नमस्कार।